हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? इट्स मी नावेद हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। आज का जो पहला टॉपिक है वो हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब वाटर को हम जनरली तीन सिस्टम से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बाय ग्रेविटी सिस्टम, बाय पंपिंग सिस्टम एंड बाय कंबाइंड सिस्टम। तो वन बाय वन हम यहाँ पे तीनों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है बाय ग्रेविटी सिस्टम। इन दिस सिस्टम वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। ग्रेविटी सिस्टम में हम क्या करते हैं कि वाटर को हायर लेवल से लोअर लेवल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इट डजेंट इन्वॉल्व एनी पंपिंग। इन दिस केस सोर्स ऑफ वाटर इज एट हायर लेवल देन द एरिया। नेक्स्ट इसमें है बाय पंपिंग सिस्टम। इन दिस केस वाटर इज डिलीवर्ड फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल बाय मीन्स ऑफ पंप्स। सप्लाई ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ पावर। ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पावर अवेलेबल होगी तो सप्लाई ऑफ वाटर भी कंटिन्यू हो सकती है, अगर पावर अवेलेबल नहीं होगी तो सप्लाई ऑफ वाटर कंटिन्यू नहीं हो सकती है। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि ग्रेविटी सिस्टम एंड पंपिंग सिस्टम आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। And the third system is by pumping and gravity system, simply known as combined system. It is also known as dual system. इसको हम dual system भी कहते हैं because this system is a combination of both pumping and gravity system. In this case water is supplied by means of gravity and pumps depends upon the requirement. इस केस में हम वाटर को बाई मीन्स ऑफ पंप्स एंड बाई मीन्स ऑफ ग्रेविटी दोनों सिस्टम से उसको डिलीवर करते हैं। अब अगर पावर अवेलेबल नहीं होगी तो बाई ग्रेविटी उसको हम डिलीवर कर सकते हैं, अगर पावर अवेलेबल होगी तो बाई मीन्स ऑफ पंप्स हम वाटर को डिलीवर कर सकते हैं। Supply will not depend upon availability of power. If the power fails, supply will remain continue. अब देखो पंपिंग सिस्टम में अगर पावर की अवेलेबिलिटी नहीं होती तो सप्लाई ऑफ वाटर जो है पॉसिबल नहीं थी, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। अगर पावर की अवेलेबिलिटी नहीं हो तब भी हम वाटर को बाई मीन्स ऑफ ग्रेविटी सप्लाई कर सकते हैं। सो दीज आर द थ्री सिस्टम्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं मेथड्स ऑफ लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स। अब डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स को कितने मेथड से हम लेआउट कर सकते हैं? देयर आर जनरली 4 मेथड्स टू लेआउट डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स. First is dead end method, second is gridiron method, third is ring method and fourth is radial method. So first method is dead end method. This system is also known as tree system. Important point है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। डेड एंड सिस्टम को हम ट्री सिस्टम भी कहते हैं। अब जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नो मैन सप्लाई पाइप इज अवेलेबल, प्लीज़ को यहाँ पे करेक्ट कर देना है, ये गलत हुआ है। यहाँ पे डेड एंड सिस्टम में एक मैन सप्लाई पाइप होती है। देयर इज वन मैन सप्लाई पाइप इन डेड एंड सिस्टम, सो प्लीज़ करेक्ट इट हियर। उसके बाद इसमें क्या होता है, सप्लाई पाइप होती है, सब मेन्स होती है, लेटरल्स होती है, कनेक्शन टू कंज्यूमर्स एटसेट्रा। इट इज़ अडॉप्टेड इन अनप्लैंड सिटीज़। डेड एंड सिस्टम को हम जनरली अनप्लैंड सिटीज़ में अडॉप्ट करते हैं। अब एडवांटेजेस क्या है इसके? इजी टू प्लान एंड लेआउट, सिंपल एंड चीप मेथड है, लेस नंबर ऑफ स्लाइस वेल्स हमें इसमें ज़रूरत होते हैं, इट कैन बी एक्सटेंडेड वेयर एवर रिक्वायर्ड। डिसएडवांटेजेस क्या है? सप्लाई विल नॉट बी अवेलेबल इन सम एरियाज इफ रिपेयरिंग वर्क इज टू बी कैरिड आउट इन सबमेन्स। सो अगर सबमेन्स में रिपेयरमेंट वर्क हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि सप्लाई जो है बाकी एरियाज में भी अवेलेबल नहीं हो सकती है। इट हैज़ नंबर ऑफ डेड एंड्स, क्वालिटी ऑफ वाटर गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू डेड एंड्स एज देयर इज नो फ्री सर्कुलेशन फॉर वाटर। तो इसमें क्या होता है कि जो क्वालिटी ऑफ वाटर है उस पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डेड एंड्स होते हैं जिसकी वजह से जो फ्री सर्कुलेशन होती है वाटर की वो इसमें पॉसिबल नहीं होती है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डेड एंड सिस्टम। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ग्रिड आयरन सिस्टम। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरक्लोज सिस्टम और रेटिकुलेशन सिस्टम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। In this system there are main pipes, sub-mains, branches etc. all are interconnected to each other. इस सिस्टम में क्या होता है कि जो मेन पाइप्स होती है, सब मेन्स, ब्रांचेस एटसेट्रा सारी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। इट इज जनरली अडॉप्टेड इन प्लान सिटीज डेट इज चंडीगढ़ एटसेट्रा। ग्रिड आयरन सिस्टम को हम जनरली प्लान सिटीज़ के लिए अडॉप्ट करते हैं। अब देखो ऊपर हमने डिस्कस किया कि जो डेड एंड सिस्टम था उसको हम अनप्लान्ड सिटीज़ के लिए अडॉप्ट करते हैं, बट द ग्रिड आयरन सिस्टम इज अडॉप्टेड फॉर प्लान्ड सिटीज़ लाइक चंडीगढ़ एटसेट्रा। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? सप्लाई विल बी अवेलेबल इवन ड्यूरिंग रिपेयरमेंट। अब देखो डेड एंड सिस्टम में हमने ये डिस्कस किया कि अगर किसी भी एरिया में रिपेयरमेंट वर्क चल रहा है उसकी वजह से क्या हो सकता है कि बाकी एरियाज़ में भी सप्लाई अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है। ग्रिड आयरन सिस्टम में सप्लाई जो है ड्यूरिंग रिपेयरमेंट भी अवेलेबल रहती है, सप्लाई पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्वालिटी ऑफ वाटर विल नॉट गेट्स अफेक्टेड, इसमें जो क्वालिटी ऑफ वाटर है उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लॉसेज एंड वेस्टेजेस जो हैं वो भी कम होते हैं एज कम्पेयर टू डेड एंड सिस्टम। इन शॉर्ट वी कैन से दैट इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ अवर डेड एंड सिस्टम। अब डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? मोर नंबर ऑफ स्लाइस वेल्स हमें इसमें रिक्वायर्ड होते हैं, मोर लेंथ ऑफ पाइप्स हमें इसमें रिक्वायर्ड होती है, और ये सिस्टम कॉस्टली है एज कम्पेयर टू डेड एंड सिस्टम। थर्ड सिस्टम ऑफ लेआउट डिस्ट्रीब्यूशन इज रिंग सिस्टम। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सर्कुलर सिस्टम। इस केस में हम क्या करते हैं कि एरिया को डिवाइड करते हैं नेटवर्क ऑफ रेक्टेंगुलर और सर्कुलर ब्लॉक्स। इट इज़ सुटेबल फॉर वेल प्लान्ड सिटीज़। रिंग सिस्टम भी वेल प्लान्ड सिटीज़ के लिए ही सुटेबल है, अनप्लान्ड सिटीज़ के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। इट हैज़ सेम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एज इन केस ऑफ ग्रिड आयरन सिस्टम। सो रिंग सिस्टम के जो एडवांटेजेस हैं वो सेम है जो ग्रिड आयरन सिस्टम के हैं, और डिसएडवांटेजेस भी सेम ही हैं जो ग्रिड आयरन सिस्टम के हैं। एंड द लास्ट सिस्टम इज रेडियल सिस्टम। इट इज़ अडॉप्टेड इन डेड सिटीज़
विच हैव रेडियल रोड सिस्टम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। रेडियल सिस्टम में हम क्या करते हैं कि सर्विस रिजर्वायर को प्लेस करते हैं एट द सेंटर ऑफ द एरिया, और वहीं से हम क्या कर सकते हैं कि ऑल ओवर द सिटी के लिए वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्रॉम दैट सेंट्रल पॉइंट। और इसको हम जनरली उन एरियाज में अडॉप्ट करते हैं जहाँ पे जो रोड सिस्टम होगा रेडियल रोड सिस्टम होगा। सो ये चारों मेथड्स इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लेआउट ऑफ पाइप्स। पाइप्स को ले करने के लिए हम कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं। फर्स्ट इज सेटिंग आउट अलाइनमेंट ऑफ पाइपलाइन। सबसे पहले हमने क्या करना है कि पाइपलाइन की अलाइनमेंट को सेट करना है। पहले हम उसको मैप पे सेट करते हैं, देन ऑन द ग्राउंड। अब ग्राउंड पे कैसे करते हैं। वुडन पैक्स आर ड्रिवन एट 30 मीटर इंटरवल अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स एंड 8 to 16 मीटर ऑन कर्व्स। सो जब हम अलाइनमेंट को एक्चुअली ग्राउंड पे ले करते हैं तो 30 मीटर इंटरवल पे हम क्या करते हैं कि वुडन पैक्स इंसर्ट करते हैं, और कर्व्स पे हम 8 to 16 मीटर पे वुडन पैक्स इंसर्ट करते हैं। सेकंड स्टेप क्या आता है, एक्सक्वेशन ऑफ ट्रेंचेस। आफ्टर इंसर्टिंग वुडन पैक्स फिर हम ट्रेंचेस को एक्सक्वेट करते हैं। विड्थ हम उनकी कितनी रखते हैं, 35 से लेकर 50 सेंटीमीटर विड्थ, जनरली मोर देन आउटसाइड डायमीटर ऑफ द पाइप। अब जो आउटसाइड डायमीटर होगा पाइप से उससे हम जनरली ज़्यादा ही रखते हैं विड्थ ऑफ ट्रेंच। डेप्थ ऑफ ट्रेंच हम जनरली रखते हैं मिनिमम 1 मीटर। एट जॉइंट पॉइंट्स डेप्थ एंड विड्थ शुड बी 20 सेंटीमीटर मोर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जॉइंट पे हम क्या करते हैं कि जो डेप्थ और विड्थ होती है ट्रेंचेस की वो 20 सेंटीमीटर हम ज़्यादा रखते हैं। थर्ड स्टेप इसमें आ जाता है बेडिंग ऑफ पाइपलाइन। इट मीन्स डैट पाइप्स मस्ट बी लेड 2.5 सेंटीमीटर अबव द बॉटम ऑफ द ट्रेंचेस। अब जो हम पाइप्स ले करते हैं उनको हमने 2.5 सेंटीमीटर अबव द बॉटम ऑफ द ट्रेंचेस रखना होता है। बेड ऑफ ट्रेंच मस्ट बी प्रॉपरली लेवल्ड। सो पाइप को ले करने से पहले जो बेड होता है ट्रेंच का उसको हमने प्रॉपरली लेवल करना होता है। देन कम्स हैंडलिंग ऑफ पाइप्स। हैंडलिंग मीन्स पाइप्स हैवियर देन 60 kg शुड बी हैंडल्ड एट लीस्ट बाई 2 पर्सन्स। तो जिन पाइप्स का वेट 60 kg से ज़्यादा होता है उन पाइप्स को 2 पर्सन को हैंडल करना चाहिए। उससे कम होगा तो सिंगल पर्सन भी उसको हैंडल कर सकता है। देन कम्स लॉवरिंग ऑफ पाइप्स। इट शुड नॉट बी डायरेक्टली थ्रोन इनटू द ट्रेंच, मस्ट बी लॉवर्ड विद द हेल्प ऑफ चैन पुली ब्लॉक अरेंजमेंट एटसेट्रा। अब पाइप को हमने डायरेक्टली ट्रेंच में फेंकना नहीं है, उसको एक प्रॉपर अरेंजमेंट से नीचे ट्रेंच में उतारना है। अगर हम उसको सिंपल फेंक देंगे तो उसमें डैमेजेस वगैरह के चांसेस बढ़ सकते हैं। देन कम स्टोरिंग ऑफ पाइप्स, कटिंग ऑफ पाइप्स, ज्वाइनिंग ऑफ पाइप्स। अब जॉइंट्स वगैरह हम उनमें प्रोवाइड करते हैं। देन कम्स टेस्टिंग ऑफ पाइपलाइन। टेस्टिंग ऑफ पाइपलाइंस मीन्स पाइपलाइन में हमने क्या करना है, वाटर को डाल देना है, लीकेजेस वगैरह को चेक करना कि कहाँ लीकेजेस हो रही है, कहाँ लीकेज नहीं हो रहा है, जॉइंट्स प्रॉपरली सील्ड है या नहीं है। डेट कम्स अंडर टेस्टिंग ऑफ पाइपलाइन। अब लीकेज चेक करने का हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला आता है N/D√P/775 लीटर पर आवर। एन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ जॉइंट्स, डी होगा डायमीटर ऑफ पाइप इन सेंटीमीटर, प्रेशर शुड नॉट एक्सीड 55.5 लीटर पर डे पर सेंटीमीटर पर किलोमीटर लेंथ। इफ द डायमीटर ऑफ पाइप इज लेस देन और इक्वल टू 3 मीटर, in that case the leakage can be found out by using this formula N/D/P/775 liter per hour. But if the diameter of pipe is greater than 3 meter, then leakage should be less than 2250 liter per day per kilometer. तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड द लास्ट इज बैक फिलिंग। बैक फिलिंग मीन्स अब जो सॉइल हमने एक्सक्वेट करके ट्रेंचेस से बाहर निकाली थी उसके बाद हमने क्या करना, उसको बैक फिल करना। अब बैक फिलिंग हम जनरली 3 फेजेस में करते हैं। फर्स्ट फेज में हम क्या करते हैं, थिकनेस ऑफ लेयर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। इन फेज सेकंड थिकनेस ऑफ लेयर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। फेज थर्ड में जो रिमेनिंग सॉइल है उसको बैक फिल कर देते हैं। इट शुड कन्फर्म इंडियन स्टैंडर्ड कोड 2401963 एंड सॉइल शुड बी पास्ड थ्रू द इंडियन स्टैंडर्ड सीव नंबर 20 एंड दिस सॉइल शुड नॉट रिटेन greater than 5% on Indian standard CU number 630। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे बिल्डिंग वाटर सप्लाई। इन बिल्डिंग्स वाटर इज सप्लाइड थ्रू GI पाइप्स। इंटीरियर फिटिंग के लिए हम GI पाइप्स का यूज़ करते हैं वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। सप्लाई इज ऑफर्ड बाय म्यूनसिपल अथॉरिटीज डेट इज PHE डिपार्टमेंट एटसेट्रा। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे वाटर सप्लाई फिक्चर्स एंड इंस्टॉलेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट इसमें जाता है फिर रूल, सेकंड सर्विस पाइप्स, स्टॉप कॉक, वाटर मीटर, गोज नेक, बीप कॉक, स्टॉप टेप, स्टोरेज टैंक, पाइप फिटिंग्स एटसेट्रा। फर्स्ट इज फेर रूल। फेर रूल मीन्स जो टी जंक्शन होती है डेट इज नोन एज फेर रूल। इट इज जनरली मेड अप ऑफ ब्रॉस और ब्रॉन्जी। साइज का क्या होता है 1 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर। सेकंड इज सर्विस पाइप्स। अब देखो कल हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप्स डिस्कस की थी। कास्ट आयरन पाइप्स थी, स्टील पाइप्स थी, एस्बेस्टस पाइप्स थी, RCC पाइप्स थी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट पाइप्स थी, GI पाइप्स थी एटसेट्रा। तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि GI पाइप्स आर द ओनली पाइप्स विच आर यूज्ड फॉर बिल्डिंग वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। सो सर्विस पाइप्स में हम किन पाइप्स का यूज़ करते हैं, GI पाइप्स का। देयर डायमीटर वेरीज फ्रॉम 2 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर एंड दे आर मेड अप ऑफ कॉपर और कास्ट आयरन। थर्ड इज स्टॉप कॉक। दे आर द कंट्रोल वेल्व्स विच कंट्रोल सप्लाई ऑफ वाटर। सप्लाई ऑफ वाटर को कंट्रोल करने के लिए हम स्टॉप कॉक का यूज़ करते हैं। देन कम्स वाटर मीटर। वाटर मीटर तो नाम से ही पता चल जाता है। इट्स फंक्शन इज टू मेजर क्वांटिटी ऑफ वाटर। इट इज़ फिक्सड इन ब्रिक मैसनरी चैम्बर।
इसको ब्रिक मैसनरी चैम्बर में फिक्स कर दिया जाता है, हर घर के बाहर जो है इसको लगाया जाता है, सो डैट कि इट कैन मेजर द क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज्ड बाय द सोर्स। अब वाटर मीटर जो है हमारे पास जनरली दो टाइप्स के होते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइप एंड इनफेरेंटियल टाइप। इट्स एक्यूरेसी इज अप टू 15%। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं गोज नेक। इट्स अ कर्व्ड फ्लेक्सिबल पाइप अबाउट 70 सेंटीमीटर लॉन्ग। गोज नेक क्या है? एक कर्व्ड फ्लेक्सिबल पाइप है जिसकी लेंथ ऑलमोस्ट 70 सेंटीमीटर होती है। इट जनरली फॉर्म्स फ्लेक्सिबल कनेक्शन बिटवीन मैन पाइप एंड सर्विस पाइप। सो जब हमें मैन पाइप और सर्विस पाइप के बीच में एक फ्लेक्सिबल जॉइंट की जरूरत होती है, वहाँ पे हम गोज नेक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज बिबकॉक। सिंपल टेप इज नोन एज बिबकॉक। इट शुड बी एटलीस्ट 75 सेंटीमीटर फ्रॉम फ्लोर लेवल। फ्लोर लेवल से मिनिमम 75 सेंटीमीटर हाइट पे होना ही होना चाहिए सिंपल टेप। ये जनरली ब्रास का बना हुआ होता है, प्लास्टिक एक्सेट्रा का बना हुआ होता है। अभी किस किस साइज में अवेलेबल होता है? 1 सेंटीमीटर है, 1.25 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर, 1.75 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 3.175 सेंटीमीटर एंड 3.75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इसमें आ जाता है स्टॉप टेप। इट इज़ प्रोवाइडेड आइदर इनसाइड और आउटसाइड ऑफ बिल्डिंग टू स्टॉप फ्लो ऑफ वाटर इन केस ऑफ रिपेयरिंग ऑफ पाइप्स। सो जब भी हम बिल्डिंग में कोई पाइपलाइन में रिपेयरमेंट वगैरह कर रहे होते हैं, तो स्टॉप टेप हम क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। उससे क्या हो जाता है कि सप्लाई ऑफ वाटर जो है बिल्डिंग में बंद हो जाती है। उससे हम क्या कर सकते हैं कि रिपेयरमेंट वर्क आसानी से कर सकते हैं। इसको हम आउटसाइड या इनसाइड द बिल्डिंग प्रोवाइड करते हैं। देन कम स्टोरेज टैंक, ये तो नाम से ही पता चल जाता है। एंड लास्ट इज पाइप फिटिंग्स। नेक्स्ट इसमें जाता है सीवरेज सिस्टम। सीवरेज सिस्टम मीन्स कलेक्टिंग ऑफ सीवेज एंड डिलीवरिंग इट टू द डिस्पोजल पॉइंट इज कॉल्ड सीवरेज सिस्टम। सीवेज को कलेक्ट करना और फिर उसको डिस्पोजल पॉइंट तक डिलीवर करना, डेट इज नोन एज सीवरेज सिस्टम। इट हैज जनरली टू मेथड्स। फर्स्ट is dry or conservancy method and second is water carriage method. What's the difference between dry method and wet or water carriage method? Dry method is a rural system method and wet or water carriage system is a urban system. Dry method जो है नॉन हाइजीनिक है, वेट सिस्टम जो है ये हाइजीनिक है। ड्राई मेथड में क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ सेग्रीगेशन होती है, वेट मेथड में क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ सेग्रीगेशन होती है। ड्राई मेथड में जो एरिया है वो डर्टी रहता है, but in case of wet method area appears neat and clean. In case of dry method water requirement is 30 to 50 liter per capita per day, but in case of wet system water requirement is 100 to 140 liter per capita per day. ड्राई मेथड में हमें स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं होती है, बट इन केस ऑफ वेट सिस्टम स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है। इन केस ऑफ ड्राई मेथड लार्ज नंबर ऑफ लेबर्स आर रिक्वायर्ड। इन केस ऑफ वेट मेथड few laborers are required. So all these 7 points are most important from examination point of view. So next हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं सीवरेज सिस्टम क्लासिफिकेशन। इट इज़ जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, कंबाइंड सिस्टम, सेपरेट सिस्टम एंड पार्शली सेपरेट सिस्टम। फर्स्ट इज कंबाइंड सिस्टम। कंबाइंड सिस्टम में क्या होता है कि जो वेस्ट वाटर होता है और स्टॉर्म वाटर होता है उनको एक सिंगल कॉमन सीवर के थ्रू डिलीवर किया जाता है डिस्पोजिंग पॉइंट तक। इट इज़ सुटेबल इन डेट एरियाज वेयर रेनफॉल इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। सो कंबाइंड सिस्टम जो है उन एरियाज़ के लिए सूटेबल है जहाँ पे रेनफॉल यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट द ईयर। सेकेंड मेथड इज सेपरेट सिस्टम। एज द नेम सुजेस्ट, इस केस में हम क्या करते हैं कि स्टॉर्म वाटर को अलग सीवर से डिलीवर करते हैं और जो वेस्ट वाटर है उसको हम अलग सीवर से डिलीवर करते हैं। इट इज सूटेबल इन डेट एरियाज वेयर रेनफॉल इज नॉट यूनिफॉर्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी सिंपल इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि सेपरेट सिस्टम किस केस में सूटेबल है, कंबाइंड सिस्टम किस केस में सूटेबल है, पार्शली सेपरेट सिस्टम किस केस में सूटेबल है। तो यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा हुआ है कि कौन सा सिस्टम जो है किस केस में सूटेबल है। एंड द थर्ड सिस्टम इज पार्शली सेपरेट सिस्टम। इन दिस केस storm water within the permissible limit are allowed to join the sewage carrying sewer. पार्शली सेपरेट सिस्टम में क्या होता है कि जो स्टॉर्म वाटर होता है एक परमिसिबल लिमिट तक उसको अलाउ किया जाता है कि वो सीवेज कैरिंग पाइप को ज्वाइन कर सके। अगर उसकी वैल्यू जो है परमिसिबल लिमिट से एक्सीड हो जाएगी फिर उसको जो है अलग सीवर से डिलीवर किया जाता है। अब सीवर्स क्या होती है? अंडरग्राउंड पाइप्स ऑफ मशीनरी और आरसीसी विच आर यूज्ड फॉर द डिस्पोजल ऑफ सीवेज आर कॉल्ड सीवर्स। सो सीवेज या वेस्ट वाटर को डिस्पोज करने के लिए जो हम अंडरग्राउंड पाइप्स ले करते हैं, अब वो मशीनरी की भी बनी हो सकती हैं या फिर आरसीसी की भी बनी हो सकती हैं। डेट अंडरग्राउंड पाइप्स आर नोन एज सीवर्स। डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, सीवर्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 4 कैटेगरीज: स्टोनवेयर सीवर पाइप्स, कास्ट आयरन सीवर्स, कंक्रीट सीवर्स एंड मशीनरी सीवर्स। वन बाय वन हम यहाँ पे चारों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्टोनवेयर सीवर्स। दे आर जनरली मेड अप ऑफ क्लेज एंड शेल्स। सो स्टोन वेयर सीवर जो है क्लेज एंड शेल्स की बनी हुई होती है। जब हम क्ले और शेल को एक पाइप की शेप में मोल्ड करते हैं उसके बाद उसको बर्न किया जाता है एट ए टेम्परेचर ऑफ 153 टू 1200 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ आल्सो नोन एज वेट्रीफाइड क्ले सीवर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ड्यूरिंग बर्निंग टाइम कॉमन साल्ट इज एडेड टू मेक इट वाटर प्रूफ। दिस इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।
बर्निंग टाइम में हम इसमें कॉमन साल्ट ऐड करते हैं इसको वाटरप्रूफ बनाने के लिए। इट इज़ यूज्ड फॉर होज डैमेज कनेक्शन एंड लेटरल्स। एडवांटेजेस क्या है? ये कोरोजन रेजिस्टेंट होती है, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होती है, चीप एंड इजीली अवेलेबल होती है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है इनके? दे आर लाइबल टू डैमेज इन ट्रांजिस्ट लोडिंग अंडर प्रेशर। ट्रांजिस्ट लोडिंग को ये रेजिस्ट नहीं कर पाती है। सेकंड टाइप ऑफ सीवर्स आर कास्ट आयरन सीवर्स। दे आर जनरली मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। सरफेस को कोट किया जाता है टू प्रिवेंट इट फ्रॉम एसिडिक एक्शन। एडवांटेजेस क्या है? स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होती हैं, इजी टू ज्वाइन होती हैं, कोरोजन रेजिस्टेंट एंड वाटर टाइट होती हैं। डिसएडवांटेजेस इनके ये हैं कि कॉस्टली होती है। दे आर नॉट सुटेबल टू कैरी डेट वेस्ट विच कंटेन सल्फेट्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो अगर वेस्ट में सल्फेट्स प्रेजेंट होंगे उस केस में हम कास्ट आयरन सीवर्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं उसको कैरी करने के लिए। देन कम्स कंक्रीट सीवर्स। दे आर जनरली मेड अप ऑफ प्लेन कंक्रीट और आरसीसी। देयर डायमीटर वेरीज फ्रॉम 100 mm टू 600 mm। अब जो आरसीसी सीवर्स हैं ये जनरली दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड हैं, सिंगली रिएनफोर्स सीवर एंड डबली रिएनफोर्स सीवर। सिंगली रिएनफोर्स सीवर के केस में क्या होता है कि जो रिएनफोर्समेंट होती है वो हम प्रोवाइड करते हैं 20 mm फ्रॉम इनर फेस, और इस केस में इनका डायमीटर होता है लेस देन 800 mm। डबली रिएनफोर्स सीवर के केस में क्या होता है, जो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं इट इज़ प्रोवाइडेड 20 mm फ्रॉम outer फेस। मतलब outer फेस से इसका कवर कितना रहता है? 20 mm रहता है, और इनका डायमीटर जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 800 mm होता है। एंड द लास्ट टाइप ऑफ सीवर इज मैसनरी सीवर। ये जनरली ब्रिक मैसनरी की बनी हुई होती है। इनको हम जनरली एंशिएंट टाइम में यूज़ करते थे। अब मैसनरी सीवर जो है अप टू 750 mm डाया तक ही सूटेबल होती थी, उससे ज़्यादा जो है हम इनका यूज़ नहीं कर सकते थे। सो मैसनरी सीवर्स आर ओनली सूटेबल अप टू अ डाया ऑफ 750 mm। इट हैज़ जनरली टू टाइप्स। अब मैसनरी सीवर जो है फर्दर दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, सर्कुलर सीवर एंड एग शेप्ड सीवर आर ऑविड। फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं सर्कुलर सीवर। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन सीमेंट कंक्रीट बेड। इट गिव मैक्सिमम हाइड्रोलिक मीन डेप्थ व्हेन रनिंग आइदर फुल और हाफ। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड इज एग शेप्ड सीवर आर ऑविड। इट इज suitable to carry combined flow. This is the most important point from examination point of view. It is the only type of sewer which can carry maximum discharge. That's why it is generally suitable to carry combined flow. It gives higher velocity at same discharge. ये भी एक सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ सीवर इज इट हैज़ ग्रेटर डेप्थ। इसकी जो डेप्थ होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अबव सीवर्स, बट इसके अलावा जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं जॉइंट्स इन सीवर्स। फर्स्ट इज स्पायोगॉट एंड सॉकेट जॉइंट। स्पायोगॉट एंड सॉकेट जॉइंट को हम तब यूज़ करते हैं जब डाया ऑफ सीवर लेस देन 600 mm होगा। इस केस में हम क्या करते हैं कि रबर रिंग को प्रोवाइड करते हैं टू मेक इट वाटर टाइट। सेकेंड टाइप ऑफ जॉइंट इज कॉलर जॉइंट। इट इज यूज्ड व्हेन डाया ऑफ सीवर इज ग्रेटर देन 600 mm। इट मे बी रिजिड आर फ्लेक्सिबल। कॉलर जॉइंट जो है ये रिजिड भी हो सकता है या फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। थर्ड इज बैंडेज जॉइंट। इट इज़ यूज्ड फॉर कंक्रीट सीवर्स। इसको हम जनरली कंक्रीट सीवर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। सीमेंट मोटार इज यूज टू मेक इट वाटर टाइट। फोर्थ इज फ्लश जॉइंट। इट मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल। अब जो ये फ्लश जॉइंट है इसको हम इंटरनल भी प्रोवाइड कर सकते हैं या एक्सटर्नल ऑफ द पाइप भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सीमेंट मोटार को यूज़ किया जाता है टू मेक इट वाटर टाइट। एंड द लास्ट इज मैकेनिकल जॉइंट। इट इज़ यूज्ड फॉर कास्ट आयरन और स्टील सीवर्स। मैकेनिकल जॉइंट को हम जनरली कास्ट आयरन या स्टील सीवर्स को कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इन दिस केस फ्लैंज्ड रिंग्स, बोल्ट्स एटसेट्रा आर यूज टू मेक द स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट। इस केस में फ्लैंज्ड रिंग्स, बोल्ट्स का यूज़ किया जाता है जॉइंट के अरेंजमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं अपॉर्टिनेंसीज। अब सीवर्स के केस में हम कौन कौन से अपॉर्टिनेंसीज यूज़ करते हैं? मैन होल्स हैं, ड्रॉप मैन होल्स, कैच बेसिन, फ्लशिंग टैंक्स, वेंटिलेटिंग शॉफ्ट्स, लैम्प होल, ग्रीस एंड आइल ट्रैप्स, स्टॉर्म रेगुलेटर्स, इन्वर्टेड साइफन एटसेट्रा। सो वन बाय वन हम यहाँ पे सबको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं व्हाट आर मैन होल्स। दे आर लोकेटेड एट एन इंटरवल ऑफ 75 मीटर टू 300 मीटर। थिकनेस ऑफ वॉल कितनी होती है मैन होल्स के केस में? एटलीस्ट 20 सेंटीमीटर। साइज ऑफ चैम्बर क्या रहता है? 1.35 मीटर। 1 विड्थ होती है और 1.75 हाइट होती है। डायमीटर कितना रहता है मैन होल का? 1.2 से लेकर 1.35 मीटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कवर डायमीटर कितना रहता है? 50 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर। अब मैन होल हमारे पास जनरली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, स्मॉल मैन होल, नॉर्मल मैन होल एंड डीप मैन होल। स्मॉल मैन होल का साइज़ क्या रहता है? 75 सेंटीमीटर टू 90 सेंटीमीटर। नॉर्मल मैन होल 90 टू 150 सेंटीमीटर एंड डीप मैन होल इज ग्रेटर देन 150 सेंटीमीटर। सेकेंड इसमें आ जाता है कैच बेसिन। इट इज़ प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ चैम्बर टू एंटर द रेन वाटर इनटू द सीवर फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड मैटर। सो कैच बेसिन का फंक्शन क्या होता है? जो भी रेन वाटर सीवर में एंटर होता है
और उसके साथ जो सस्पेंडेड मैटर वगैरह होगा वो सीवर में एंटर ना हो, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सस्पेंडेड मैटर इनटू द सीवर। इट इज़ क्लीन्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। अब इसको रेगुलर इंटरवल्स के बाद क्लीन किया जाता है सो डैट कि इसमें क्लॉगिंग वगैरह के चांसेस जो है वो प्रिवेंट हो सकें। देन कम्स इन्वर्टेड साइफन। इट्स अ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड when the sewer is to run below the unavoidable obstructions, that is railways, rivers, streams, etc. Inverted siphon means जब भी सीवर लाइन जो है बिलो द रेलवेज, रिवर्स, स्ट्रीम्स पास होगी, उस केस में जो हम स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं इन ऑब्स्ट्रक्शंस को अवॉइड करने के लिए, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज इन्वर्टेड साइफन। In this case, water flows under gravity with pressure more than the atmospheric pressure. This is the most important point from examination point of view. इन्वर्टेड साइफन के केस में जो वाटर है वो अंडर ग्रेविटी फ्लो करता है विद द प्रेशर मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देन कम्स फ्लशिंग टैंक्स। इट इज अ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड फॉर होल्डिंग द वाटर एंड देन थ्रोइंग इट इनटू द सीवर फॉर द पर्पज ऑफ फ्लशिंग। सो अब जो भी स्ट्रक्चर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं सीवर को फ्लश करने के लिए, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्लशिंग टैंक्स। Flushing of sewer is done when the velocity falls 60 cm per second. This is the most important point from examination point of view. अब सीवर को हम फ्लश कब करते हैं, जब वेलोसिटी ऑफ सीवर जो है लेस देन हो जाएगी 60 cm per second. फिफ्थ इज वेंटिलेटिंग शाफ्ट। इट्स अ अरेंजमेंट फॉर वेंटिलेशन पर्पज। अब सीवर पाइपलाइन में जो हम वेंटिलेशन पर्पज के लिए अरेंजमेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं दैट इज नोन एज वेंटिलेटिंग शाफ्ट। इट्स फंक्शन इज टू प्रिवेंट द अकोमोलेशन ऑफ फॉल स्मेल्स, डेंजरस गैसेज एटसेट्रा। दे आर जनरली प्रोवाइडेड एट 300 मीटर इंटरवल्स। अब इनको हम जनरली 300 मीटर इंटरवल्स पे प्रोवाइड करते हैं। अब इसका फंक्शन क्या रहता है, जो भी फॉल स्मेल्स, डेंजरस गैसेस वगैरह होती हैं उनके एकमोलेशन को प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है लैंप होल। इट इज़ अ वर्टिकल शाफ्ट ऑफ अबाउट 25 से लेकर 35 सेंटीमीटर डाया। इट्स एन ओपनिंग कंस्ट्रक्टेड इन अ सीवर फॉर द पर्पज ऑफ लोअरिंग अ लैंप इनसाइड अ सीवर। ये एक टाइप की वर्टिकल ओपनिंग होती है जो हम सीवर में प्रोवाइड करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ इट्स इंस्पेक्शन। इट इज़ प्रोवाइडेड एट ग्रेडियंट पॉइंट, जनरली एट कोरूज। देन कम्स ड्रॉप मैन होल्स। ड्रॉप मैन होल क्या एक टाइप की वर्टिकल पाइप होती है जिसको हम प्रोवाइड करते हैं टू अलो फॉर फ्लो बिटवीन ब्रांच एंड मैन पाइप। इसका जो मैन फंक्शन होता है, इट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड नॉट टू थ्रो द सीवेज ऑन द पर्सन वर्किंग इनसाइड इट। अब जो लेबर वगैरह जो है इनसाइड द सीवर अगर काम कर रही होगी, उसको इंस्पेक्शन वगैरह रिपेयरमेंट वगैरह कर रही होगी, तो उस केस में जो सीवेज वगैरह है वो उसके कॉन्टैक्ट में ना आए। नेक्स्ट टॉपिक इज लेइंग ऑफ सीवर्स। अब सीवर को हम कैसे कैसे ले करते हैं, सेम जैसे हम पाइपलाइन को ले करते हैं। फर्स्ट हम क्या करते हैं कि अलाइनमेंट को सेट करते हैं। अब पाइपलाइन के केस में जो हम पैग्स इंसर्ट करते थे वो 30 मीटर इंटरवल पे इंसर्ट करते थे, बट इन दिस केस पैग्स आर इंसर्टेड एट 15 मीटर इंटरवल्स। एक्सक्वेशन लेंथ कितनी रहती है इसमें, 20 मीटर तक रहती है। देन कम्स प्रिपरेशन ऑफ बेडिंग, चेकिंग द ग्रेडेंट विद द हेल्प ऑफ बॉनिंग रॉड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब जो हम ट्रेंचेस एक्सक्वेट करते हैं आइदर टू ले सीवर और टू ले पाइप्स, उस केस में जो हम ग्रेडेंट चेक करते हैं वो हम किससे चेक करते हैं, विद द हेल्प ऑफ बॉनिंग रॉड्स। देन कम्स हैंडलिंग, लोअरिंग, ज्वाइंटिंग, टेस्टिंग, बैकफिलिंग एटसेट्रा। सेम स्टेप्स वैसे ही जो हम पाइपलाइन में परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे बिल्डिंग ड्रेनेज। द अरेंजमेंट प्रोवाइडेड इन अ बिल्डिंग फॉर कलेक्टिंग एंड कन्वेइंग वेस्ट, दैट इज WC, WB, सिंक्स, यूरिनल्स एटसेट्रा, दैट इज नोन एज, दैट ऑल कम्स अंडर बिल्डिंग ड्रेनेज। जो भी हम अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हैं बिल्डिंग में, वेस्ट को कलेक्ट करना, कन्वेइंग वेस्ट वाटर, WC, WB, सिंक्स, यूरिनल्स, जहाँ से भी वेस्ट वगैरह हमें रिलीज होता है उसको कलेक्ट करना, फिर उसको आगे डिस्पोज करना, डेट ऑल कम्स अंडर बिल्डिंग ड्रेनेज। अब कौन कौन से फिक्चर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं बिल्डिंग ड्रेनेज में। फर्स्ट इज वॉश बेसन्स, सिंपली नोन एज WB, वाटर क्लोजेंट, सिंपली नोन एज WC, यूरिनल्स, सिंक्स, बाथ ट्यूब्स, फ्लशिंग सिस्टर्न्स, ड्रिंकिंग फाउंटेन, ट्रैप्स एटसेट्रा। फर्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं वॉश बेसन्स। इट हैज़ टू टाइप्स, पेडिस्टल वॉश बेसन एंड ब्रैकेट वॉश बेसन। पेडिस्टल वॉश बेसन में क्या होता है, इट इज़ यूज्ड इन केस ऑफ थिन पार्टीशन वॉल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पेडिस्टल वॉश बेसन को हम कब यूज़ करते हैं, जब पार्टीशन वॉल थिन्स होंगी। इनकी हाइट कहाँ से लेकर कहाँ तक रहती है, 790 mm से लेकर 810 mm। सेकेंड टाइप ऑफ वॉश बेसन इज ब्रैकेट टाइप। ब्रैकेट टाइप वॉश बेसन में हम क्या करते हैं, ब्रैकेट टाइप अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हैं। इनकी हाइट रहती है 790 से लेकर 810 सेंटीमीटर, दोनों की हाइट सेम ही है। Then comes water closet. It has also two types, Indian type water closet and Western style water closet. अब जो इंडियन टाइप वाटर क्लोजेट है इसकी हाइट कहाँ तक रहती है, एटलीस्ट 20 to 30 सेंटीमीटर एबो ग्राउंड लेवल। और जो वेस्टर्न स्टाइल है इसकी हाइट रहती है एटलीस्ट 900 mm एबो ग्राउंड लेवल, सिंपली नॉन एज एटलीस्ट 90 सेंटीमीटर एबो ग्राउंड लेवल। थर्ड इसमें आ जाता है यूरिनल्स। यूरिनल्स क्या है, ये ऑटोमेटिक फ्लशिंग सिस्टर्न्स हैं।
Such systems operate automatically 10 to 15 minutes intervals. So at an interval of 10 to 15 minutes ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट होते रहते हैं। फ्लशिंग सिस्टम। अब फ्लशिंग सिस्टम क्या है? अरेंजमेंट प्रोवाइडेड फॉर फ्लशिंग आउट WC और यूरिनल्स आर नोन एज फ्लशिंग सिस्टम्स। सो वाटर क्लोजेट और यूरिनल्स को फ्लश करने के लिए जो हम अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हैं, डेट इज नोन एज फ्लशिंग सिस्टम। ये जनरली कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। इट इज जनरली प्रोवाइडेड एट एन हाइट ऑफ 1 to 2 मीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल। इन वेस्टर्न स्टाइल द हाइट में बी अबाउट 60 सेंटीमीटर। इसकी साइज़ या कैपेसिटी क्या रहती है? 5 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर। अब ये अलग अलग साइजेज में अवेलेबल होता है। देन कम सिंक्स, सिंपली नोन एज किचन सिंक्स। दे आर जनरली मेड अप ऑफ वाइट ग्लेज्ड फाइन क्ले, स्टेनलेस स्टील एंड प्लास्टिक, अवेलेबल इन वराइटी ऑफ शेप्स एंड साइजेज। द मोस्ट कॉमन साइज ऑफ किचन सिंक इज 610 इंटू 450 इंटू 250 mm। अब इनकी हाइट अबो द ग्राउंड लेवल कितनी रहती है? 850 mm। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Then comes bath tubes. They are generally made up of marble, glazed fire clay, cast iron, porcelain, enameled pressed steel, etc. सेवन्थ इसमें आ जाता है ड्रिंकिंग फाउंटेन। इट सप्लाइज ड्रिंकिंग वाटर इन फैक्ट्रीज, रेलवेज, पब्लिक प्लेसेज एट्सेट्रा। ड्रिंकिंग फाउंटेन का फंक्शन क्या होता है? ड्रिंकिंग वाटर को सप्लाई करना है फैक्ट्रीज, रेलवेज, पब्लिक प्लेसेज एट्सेट्रा। और लास्ट इसमें आ जाते हैं ट्रैप्स। ट्रैप्स मीन जो भी हम बैंड्स प्रोवाइड करते हैं ड्रेनेज सिस्टम में, डेट आर नोन एज ट्रैप्स। They are generally classified into two categories. On the basis of shape, they are further classified into following three categories: P trap, Q trap, and S trap. And according to use, they are classified into four categories: floor traps, gully traps, intercepting traps, and grease traps. First हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं floor traps. Floor traps का फंक्शन क्या होता है? To collect waste water from floor of washrooms, kitchens, etc. It is also known as Nahmi traps. Gully traps का फंक्शन क्या होता है? To collect waste water from WB sinks, etc. इंटरसेप्टिंग ट्रैप्स का फंक्शन क्या होता है? दे आर प्रोवाइडेड एट जंक्शन ऑफ होम ड्रेन्स, आल्सो प्रोवाइडेड एट लास्ट मैन होल ऑफ बिल्डिंग ड्रेनेज सिस्टम। इट इज़ आल्सो नोन एज डिस्कनेक्टिंग ट्रैप। इंटरसेप्टिंग ट्रैप्स को हम जनरली जंक्शन ऑफ होम ड्रेन्स पे प्रोवाइड करते हैं, या फिर जो बिल्डिंग ड्रेनेज का लास्ट मैन होल होता है वहाँ पे भी हम इंटरसेप्टिंग ट्रैप्स को प्रोवाइड करते हैं। इनको हम डिस्कनेक्टिंग ट्रैप भी कहते हैं। लास्ट टाइप ऑफ ट्रैप इज ग्रीस ट्रैप। इट इज़ प्रोवाइडेड इन प्लम्बिंग सिस्टम फॉर रिमूविंग ग्रीस, ऑयल एंड गैसोलिन एट्सेट्रा। सो इसका फंक्शन क्या होता है? ग्रीसी, ऑयली, गैसोलिन चीज़ों को रिमूव करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। बाकी जिसके रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।